अच्छा, उस मोमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे जब एक तरफ प्रदीप सांगवान है, दूसरी तरफ विराट कोहली हैं और प्रदीप सांगवान को पिक कर लिया जाता है? वो कैसा मोमेंट था? उस टाइम के विराट कोहली और आज के विराट कोहली में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? बहुत अनफिट था, इतना सीरियस भी नहीं था। विराट कोहली कब चेंज हुआ, कब वो सीरियस हुआ और कब वो इतना सीरियस हो गया अपने क्रिकेट को लेके कि वो इतना बड़े लेवल पे आज पहुंच गया। प्लेयर्स की 1-to-1 बनती भी नहीं है क्योंकि कंपटीशन गेम होता है। कभी कभी पॉलिटिक्स का घर भी बन जाता है। जब एमएस कैप्टन थे तो हर आदमी उनके क्लोज रहना चाहता था। ये तो पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिक्स बिल्कुल रहती है टू बॉस। जी। आपको पर्सनली किसी बुकी ने अप्रोच किया क्या? हाँ, ड्यूरिंग द आईपीएल बहुत लोग आते थे, मिलते थे, गिफ्ट्स की बात करते थे। अच्छा, 2013 का डोपिंग बैन, जब ये खबर आई तो फिर क्या चल रहा था? वाडा को हमने यही बोला, ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं था, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड तब होता है तब आप खेल रहे हो और आप कुछ एक्स्ट्रा और नहीं कर रहे हैं। जब आसपास रेसलिंग और बॉक्सिंग का कल्चर ज्यादा था, आपने क्रिकेट चुना? मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि फादर साहब तो पहले अगेंस्ट थे, मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे हमारा पास्ट में पाकिस्तानी प्लेयरों से भी हुआ है, तो हमने पाकिस्तानी प्लेयर बैन किया है कि जहाँ आपको बेनिफिट्स नहीं मिले जिस कंट्री से, तो वहाँ पे आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों देंगे। तो प्रदीप सांगवान की आईपीएल की अगर हम टीम की बात करें तो सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? तो आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर प्रदीप सांगवान, जो अपने अनुभव, सोच और काम करने के तरीके को लेकर जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने करियर में यानी कि प्रोफेशनली बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और अपने ही अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, चुनौतियों से उन्होंने पार पाया है। तो उनके अनुभव के बारे में आज हम उनसे खुद ही बात करते हैं। प्रदीप सांगवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, सबसे पहले तो यही बताइए, हरियाणा से लेकर दिल्ली क्रिकेट का सफर, जब आसपास रेसलिंग और बॉक्सिंग का कल्चर ज्यादा था, आपने क्रिकेट चुना? स्टोरी बहुत लंबी है, बट जब मेरे बड़े भाई भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते थे, फैमिली में हरियाणा में बेसिकली बॉक्सिंग और रेसलिंग को ही पसंद किया जाता है। इवन मेरे रिलेटिव्स ने भी मना किया कि क्रिकेट एक उस टाइम पे 85 के टाइम पे जब हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व थी तो इतना फेमस नहीं था, इवन सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि आप फैमिली को मना किया, प्रेशर किया फादर को, फादर ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो फिर भैया ने पहले स्टार्ट किया था प्रोफेशनली, पर भैया को फादर ने बोला कि आप बिजनेस रियल एस्टेट टेक ओवर करो। फादर की सेहत उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर मुझे बचपन से बहुत शौक था, तो फिर मैंने अपना करियर उस टाइम पे स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब असल गोल क्या था, दिमाग में क्या था? एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है या इंडिया के लिए खेलना है? बेसिकली मेरा स्टार्टिंग से ही गोल ये था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, और जब इवन मैंने रिटायरमेंट भी इसीलिए जल्दी ली, क्योंकि एक गोल था कि वो गोल अचीव नहीं कर पाया, तो मैंने उस टाइम पे रिटायरमेंट भी मैंने इसीलिए ली है, क्योंकि एक गोल था। अदरवाइज रणजी ट्रॉफी मैं और 10 साल खेल सकता था इजीली, क्योंकि आप प्रोफेशनली जब इतना लंबा खेले हो, और दिल्ली की रणजी ट्रॉफी कैप्टनसी मैंने 5 साल की है, और आई प्लेड मोर देन 23 ईयर फॉर दिल्ली। बहुत लंबा करियर होता है, तो बेसिकली वो भी मैंने अर्ली रिटायरमेंट भी इसीलिए ली है। तो उस महज 13 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट शुरू करना, उस फेज में प्रेशर ज्यादा था या एम्बिशन ज्यादा था? प्रेशर उस टाइम पे, बिकॉज इतनी एजुकेशन नहीं थी क्रिकेट में, क्योंकि हम लोग ऐसे लोकल बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे अदर स्पोर्ट्स की तो नॉलेज थी, स्पेशली रेसलिंग की बहुत एजुकेशन है हमारे यहाँ हरियाणा कल्चर में, कबड्डी की बहुत एजुकेशन है, लोगों को कोचेज भी हैं, पर क्रिकेट के इतने प्रोफेशनल कोचेज नहीं थे उस टाइम पे। तो बेसिकली नजरगढ़ में वीरेंद्र सहवाग उस टाइम पे इंडिया के लिए खेले थे, तो बेसिकली मैं उनको फॉलो करता था कि मुझे भी इंडिया के लिए खेलना है, एक वो ड्रीम था। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया था वीरेंद्र सहवाग जी ने लोकल एरिया में, जहाँ पे जिस कम्युनिटी में, जाट कम्युनिटी में बहुत कम लोग इस प्रोफेशन में आते थे, क्योंकि सब लोगों का मोटिव एक ही था कि या तो जैवलिंग करो या रेसलिंग करो या बॉक्सिंग करो, तो सबका फोकस उधर रहता था। बट वीरेंद्र सहवाग जी ने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया था, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लिए, कि यहाँ पे भी अच्छा ऑप्शन है और इनकम सोर्सेज अच्छी हैं, आपकी लाइफ आगे सेफ है। तो उससे सब लोगों को एक ओपन वो मिलकर, फैमिली भी हमारी खुश होगी सब लोगों की कि हाँ चलो यहाँ पे भी एक बड़ी वाइड और लंबा करियर यहाँ पे भी है। उनसे आप इंस्पायर? बिल्कुल जी। और आप तो अंडर 15 लेवल पर नॉर्थ इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। हाँ जी बिल्कुल, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 3 बार मैं पूरे इंडिया में हाईएस्ट विकेट टेकर रहा हूँ जूनियर क्रिकेट में।
तो ये बड़ी अचीवमेंट थी। तभी अर्ली एज में मैं रणजी ट्रॉफी में पिक हुआ था। मैं और विराट कोहली, शांत शर्मा, हम तीनों एक ही बैच से हैं। तो बेसिकली वो बड़ा एडवांटेज मिला कि हमें जल्दी चांस मिला खेलने के लिए। अच्छा, फैमिली के बारे में आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं प्रदीप, बट टफेस्ट फेजेस जो रहे होंगे आपके, उसमें आपके साथ सबसे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट किसका रहा? साथ में कौन था आपके? मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि फादर साहब तो पहले अगेंस्ट थे, मैंने आपको पहले भी बताया। फादर तो हमेशा ही मना करते थे कि क्रिकेट मतलब उनको पसंद नहीं था। पर बड़े भाई प्रोफेशनली खेलते थे। वो चाहते थे कि क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है खेलते हुए, तो उन्होंने मेरे को थ्रू आउट हमेशा सपोर्ट किया। इवन एक टाइम पे मैं बैन भी था, तो लंबी जर्नी थी। हमेशा उन्होंने, जब मुझे कुछ बैट की रिक्वायरमेंट रहती, स्पाइक्स की रिक्वायरमेंट रहती, तो मैं उन्हीं को बोलता था। क्योंकि उस टाइम पे फैमिलीज इतना रेडी नहीं थी इतना एक्सपेंसिव बेयर करने के लिए। तो बड़े भाई ने भाई हमेशा ने ही सपोर्ट सपोर्ट किया। तो अगर वही 13 साल वाला प्रदीप सांगवान आज आपके सामने खड़ा हो, तो उसे आप क्या एडवाइस देंगे? मेरे ख्याल से एडवाइस यही हो कि हमें, जो मुझे लगता है कि उस टाइम पे अगर हमें और गाइडेंस मिल जाती कोचिंग लेवल पे, तो मे बी और जल्दी और अच्छा कर पाते। तो आई थिंक और कुछ मिस्टेक्स जैसे हुई हैं लाइफ में, तो हो सकता है कि वो भी सब ठीक कर लेते। जी। सो प्रदीप, 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था, जब टीम में फ्यूचर सुपरस्टार्स मौजूद थे? बहुत अच्छा था ऑब्वियसली, क्योंकि हर स्टेट से, क्योंकि अंडर 19 आप जान रहे हैं, तो अंडर 19 पूरी कंट्री की टीम होती है, जहाँ से हर स्टेट से जो रणजी ट्रॉफी या अंडर 19 लेवल पे जो बच्चे बेस्ट परफॉर्म करके अपने स्टेट से आते हैं, तो वो कंट्री की बेस्ट टीम होती है। ऑब्वियसली वो फ्यूचर भी होता है अगला आने वाला कंट्री का। तो ऑब्वियसली हर प्लेयर से कंपटीशन रहता है और एक दूसरे से दोस्ती, क्योंकि खाली अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले भी मल्टीपल सीरीज होती है। हम लोग श्रीलंका खेले हैं अंडर 19, अफ्रीका हम लोग खेले हैं, हम 5-6 कंट्री में खेले हैं उससे पहले, सीरीज वर्ल्ड कप से पहले भी। तो उससे पहले 90% डिसाइड हो जाता कि वर्ल्ड कप के पार्ट कौन लोग होंगे, क्योंकि बैक टू बैक परफॉर्मेंस काउंट करते हैं कोचेज कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन खराब कर रहा है, कौन वर्ल्ड कप तक ओवर एज नहीं होगा। अंडर 19 एक एज कैटेगरी है। तो हाँ, वो सब कैलकुलेशन करती है। अब तो BCCI की बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि NCA जैसा लेवल जो है हमारा बोर्ड को जो सारा मैनेज करता है, जहाँ पे इवन जो फ्रीलांस कोचेज होते हैं वो सब गाइडेंस करते हैं कि कौन बच्चा अच्छा कर रहा है और कौन फ्यूचर में इंडिया के लिए खेल सकता है। वो सब रोड मैप और प्लानिंग चलती रहती है बैक टू बैक। तो उसका एक बड़ा एडवांटेज मिलता है इंडियन क्रिकेट को। अच्छा, उस मोमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे जब एक तरफ प्रदीप सांगवान है, दूसरी तरफ विराट कोहली हैं और प्रदीप सांगवान को पिक कर लिया जाता है? वो कैसा मोमेंट था? वो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि खाली IPL नहीं, IPL से पहले भी हमारा एक रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच था अगेंस्ट UP। तो वहाँ पे भी बिकॉज टीम की रिक्वायरमेंट उस टाइम पे, स्पेशली अगर रणजी को बताऊँ, मैं रणजी में फाइनल में मैंने 9 विकेटें ली थी, तो वी वॉन द रणजी ट्रॉफी फाइनल, क्योंकि वो उसमें मैं मैन ऑफ द मैच भी था उस मैच में। उसके बाद फिर ये IPL इमीडिएटली उसके बाद IPL हुआ है, जिसमें हमारी टीम में उस टाइम पे 6 टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, जिसमें डेविड वार्नर, डेली डेडल्स का मैं बताऊं तो आपको, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, दिलशान एंड डेविड वार्नर, तो और AB डिविलियर्स। तो बैटिंग टॉप ऑर्डर, इवन शिखर धवन बाहर बैठते थे उस टाइम पे। तो और उस टाइम पे हम लोगों को इतना हाईली, मतलब ये लोग एंटरटेन नहीं करते थे, बट फास्ट बॉलिंग की रिक्वायरमेंट थी दिल्ली को। तो दिल्ली ने मेरे को विराट से पहले पिक किया, और उस टाइम पे आई थिंक AB डिविलियर्स और T20 के बहुत सारे बैट्समैन थे जो स्क्वाड में बाहर बैठे हुए थे दिल्ली के लिए। Okay. तो वो एक चांस था कि दिल्ली ने मेरे को पहले पिक किया विराट कोहली से। अच्छा, उस टाइम के विराट कोहली और आज के विराट कोहली में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? बहुत सारे डिफरेंस हैं उस टाइम के विराट कोहली में और आज के विराट कोहली में, क्योंकि उस टाइम का विराट कोहली बहुत अनफिट था, इतना सीरियस भी नहीं था। वो आई थिंक 2009 और 10 के बाद बहुत सीरियस हो गया था, बिकॉज हम तो 7 से 8 साल रूम पार्टनर भी रहे हैं, हम सारी क्रिकेट साथ खेले हैं, तो इन एंड आउट मुझे सब पता है। क्योंकि विराट कोहली कब चेंज हुआ, कब वो सीरियस हुआ, और कब वो इतना सीरियस हो गया अपने क्रिकेट को लेके कि उस इतना बड़े लेवल पे आज पहुंच गया है। इंस्पिरेशन। बिल्कुल जी। अंडर 19 सक्सेस के बाद फेम बहुत जल्दी मिलता है, जी, इसमें जी। कोई दो राय नहीं। उस एज में फेम हैंडल करना कितना रिस्की होता है? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उस टाइम पे आपका मैच्योरिटी लेवल इतना हाई नहीं होता, आपको नॉलेज नहीं होती, क्योंकि इतना फेम मिलने की वजह से बहुत बच्चे हैं जो खराब हुए हैं। इसमें बहुत बड़ा उदाहरण है उन्मुख चंद, एक अंडर 19 वर्ल्ड कप कैप्टन थे,
वो अब यूएसए के लिए खेल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि उस टाइम को आपके पास अच्छे मैनेजर और अच्छे मेंटोर होने चाहिए, क्योंकि उससे आपको आप कंट्रोल में रहते हो, चीज़ समझ पाते हो। तो ये बहुत सारे क्रिकेटरों के साथ प्रॉब्लम होती है। अर्ली एज में अगर उनको फेम मिलता है तो वो आई थिंक वो फेम की वजह से वो लोग उतना लंबा रेस में नहीं भाग पाते जितना लंबा उनका करियर होना चाहिए था आगे फ्यूचर में। अच्छा, अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए आपकी एक ऑनेस्ट वार्निंग क्या होगी? अंडर 19 क्रिकेटर के लिए ऑनेस्ट वार्निंग अगर मैं दूं तो हर एक क्रिकेटर के पास एक अच्छा मेंटोर जरूर होना चाहिए कि वो उनको अच्छा गाइड कर पाए और उसी फील्ड से हो और वो समझता हो इन एंड आउट। और वार्निंग बस वो डिसिप्लिन रहे, क्योंकि हर क्रिकेटर का एक गोल होता है कि लाइफ में उनको क्या कहाँ देख रहे हैं, वो उनका अचीवमेंट एक क्या प्लान है, रोड मैप क्या है। तो आई थिंक मेंटोर अगर अच्छा मेंटोर अच्छा कोच है, गाइडेंस अगर अच्छी है तो 100% वो सब चीज़ें अचीव कर पाएगा लाइफ में। और प्रदीप, दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ आईपीएल में एंट्री, क्या कभी ऐसा लगा कि टाइमिंग और टीम रिक्वायरमेंट्स आपके फेवर में नहीं रही? नहीं, दिल्ली के लिए मैंने बहुत अच्छा किया। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए मैं 3 सीजन खेला, बहुत सारे मैच खेला दिल्ली के लिए। मैं दिल्ली के लिए आई थिंक आई प्लेड मोर देन 28 गेम्स इन 3 ईयर। मेरा एक बहुत गलत डिसीजन रहा जब मैं केकेआर में गया। केकेआर एक मेरी गलत चॉइस थी, क्योंकि आपने पहले ही पूछा कि आप कितनी फोल्ड की है लाइफ में, तो मेरी सबसे बड़ी फोल्ड एक वो भी है कि मैं केकेआर गया। केकेआर की उस टाइम पे जो विकेट कंडीशन थी वो बहुत स्पिन थी, बहुत वहाँ बॉल टर्न होता था। और बेसिकली मैं और माई सेल्फ, मोहम्मद शामी, हम 5-6 लोग सिर्फ बेंच पे बैठे रह गए 3 साल तक। मुझे हार्डली 3-4 गेम मिले मेरे को खेलने के लिए। तो एक वो भी एक मेरे करियर का एक मेरा गलत डिसीजन था। सो वो कुछ चीज़ें अगर जब आप पूरा अपना करियर अगर रिवाइव करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे ये पॉइंट उसमें बहुत मेजर पॉइंट भी है। और ये आईपीएल ड्रेसिंग रूम, इसे लोग बहुत एक ग्लैमरस जगह समझते हैं, जैसे वहाँ शोज होते हैं, बट क्या है, क्या पीछे की कहानी, कैसा माहौल होता है? आईपीएल ड्रेसिंग रूम बहुत फ्रेंडली है। कुछ प्लेयर पर्सनल गॉसिप भी होते हैं, इन एंड आउट। जैसे कुछ ऐसे हैं, कुछ प्लेयर्स की 1-to-1 बनती भी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन गेम होता है आईपीएल। क्योंकि ऐसा ड्रेसिंग रूम है जहाँ पे 28 प्लेयर्स हैं, मोर देन 28 भी थे पहले। फर्स्ट आईपीएल में 35 प्लेयर का स्कोर था। तो एक बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक तरीके कभी कभी पॉलिटिक्स का घर भी बन जाता है कि ओपनर से कॉम्पिटिशन है, तो हु वाज क्लोज टू कैप्टन, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं खेलने के। आपने पहले बहुत देखा होगा कि हर आदमी जब एमएस कैप्टन थे तो हर आदमी उनके क्लोज रहना चाहता था। ये तो पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स बिल्कुल रहती है टू बॉस जी। सो वो बेनिफिट जरूर मिलते हैं जो कैप्टन के क्लोज कौन लोग हैं। बट आप अगर अच्छे हो तो आपको चांस जरूर मिलता है। हाँ, अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं और आपके टैलेंट के दिखता है लोगों को ऑन ग्राउंड फील्ड में, दिखता है कि आप अच्छे फील्डर हो, अच्छे फास्ट बॉलर हो, तो अच्छे बैट्समैन हो, वो चीज़ें पर दिखती हैं। अच्छा, ये ऑन फील्ड एग्रेशन और ऑफ फील्ड पर्सनालिटी में इतना डिफरेंस क्यों दिखता है? बहुत लोग हैं, जैसे अब विराट कोहली ऑफ फील्ड बहुत शांत हैं और ऑन फील्ड बहुत एग्रेसिव हैं। इवन गौतम गंभीर, आप अगर उनसे ऑफ फील्ड मिलेंगे तो वो भी बहुत काम है। पता नहीं कुछ ये माइंडसेट कुछ प्लेयरों का बना हुआ है, बट बहुत सारे प्लेयर हैं जो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड एक जैसे रहते हैं। नहीं, ये नेचुरली होता है। आई थिंक ये नेचुरली है, मुझे तो ऐसा लगता मैदान में है। उतर जी के आप फास्ट बॉलर फिर भी थोड़े से एग्रेसिव हैं, क्योंकि आई थिंक वो इतने एग्रेसिव रहते हैं कि रन एंड फास्ट एक स्प्रिंट कर रहे हैं और बॉल डाल रहे हैं बार बार में भी, और थोड़ा हार्ड वर्क एक्स्ट्रा है। तो आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन कभी कभी गुस्सा बन जाता है फास्ट बॉलर का। आई थिंक मुझे लगता है कि वो थोड़े और अग्रेसिव इसलिए भी होते हैं, क्योंकि मैं भी खुद फास्ट बॉलर था, तो मुझे लगता है कि एक फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ बैटिंग विकेटें होती हैं, तो वहाँ भी बहुत फास्ट बॉलर मुझे लगता है कि परेशान रहते हैं, तो वो अग्रेशन थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है। और ये जो यंग प्लेयर्स हैं, वो ड्रेसिंग रूम में आके सबसे पहले क्या गलती कर देते हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है जो यंग प्लेयर्स हैं तो उनको वो पहले अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे सीखना चाहिए कि आप लोग कैसे इतना टाइम तक आपने सर्वाइव किया है, चाहे रणजी ट्रॉफी लेवल हो, चाहे अंडर 19 लेवल हो, इवन इंटरनेशनल लेवल हो, किसी भी लेवल पे हो, तो आपको सीनियर प्लेयर सीखना चाहिए कि आप इस स्टेप, आपने पहला स्टेप कैसे लिया, दूसरा स्टेप कैसे लिया। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस गाइडेंस से चल रहे हैं तो आई थिंक वो कोई भी अपना गोल अचीव कर सकते हैं। आई थिंक यही यंग प्लेयर को मेरी एडवाइस रहती है हमेशा। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर,
आपका भी काफ़ी तजुर्बा है, AB डिविलियर्स, आप लोग जैसे सीनियर्स के बीच खुद को प्रूव करना एक यंग क्रिकेटर के लिए कितना चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग रहता है क्योंकि आपने हमेशा उन सीनियर प्लेयर को टीवी पे देखा है, बट सडनली आप उनके साथ खेल रहे होते हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि उनसे उनसे उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बननी और उनका माइंड सेट कैसा है, वो उस लेवल पे आना, वो आई थिंक कुछ मैचेस लग जाते हैं। जैसे इवन IPL का मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो 4-5 मैच लग जाते हैं आपको सब अंडरस्टैंड करने के लिए, इवन क्राउड को फेस करने के लिए कि वो प्रेशर आपके पास कितना रहता है। वो जैसे ही आप अंडरस्टैंड करने जाते हैं तो परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली आपकी इम्प्रूव हो जाती है इसमें। अच्छा, आपने KKR का जिक्र किया था कि KKR ज्वाइन करना आपके करियर का सबसे बड़ा रिग्रेट रहा। ये डिसीजन गलत क्यों प्रूव हुआ? आई थिंक वो मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे इसमें KKR में जो विकेट थी, कंडीशन थी, वो स्पिनर फ्रेंडली थी। हाँ, ठीक है। और इसमें हम जितने ही फास्ट बॉलर थे, इवन मैं, जयदेव उनादकड़, मोहम्मद शामी, हम लोग आई थिंक हार्डली हम 3 या 4 मैच खेले हैं इंडिविजुअल, अगर आप काउंट करो तो। जैसे 4 मैच मोहम्मद शामी खेला है, 3 से 4 मैच मैं खेला हूँ, जयदेव उनादकड़ 5 से 6 मैच खेला है। तो ऐसे मल्टीपल फास्ट बॉलर थे क्योंकि वहाँ पे 5 से 6 स्पिनर खेलते थे। और एक जैक कैलिस थे, साउथ अफ्रीका के बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे, वो एज ए ऑलराउंडर खेलते थे। उसके अलावा सारी टीम बेसिकली स्पिन के साथ खेलती थी। 5 स्पिनर होते थे, 2 ऑलराउंडर होते थे। तो वो आई थिंक गलत डिसीजन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो विकेट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि होम ग्राउंड के 6-7 मैचेस तो आपके वो तो चांस चला ही गया। उसके बाद अगर वो स्पिनर अच्छे कर रहे हैं, उसमें से बहुत डिफिकल्ट है कि 1 या 2 मैच आप बाहर खेल रहे हो, और बड़े लंबे ब्रेक के बाद आप जब भी खेलते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप परफॉर्म कर पाओ, क्योंकि आप आउट ऑफ टच चल रहे हो उस टाइम पे। और ये IPL में प्रदीप जी पिच कंडीशंस, रोल क्लैरिटी, टीम कॉम्बिनेशन, परफॉर्मेंस को ये कितना इम्पैक्ट करते हैं? पूरा करता है, और हर टीम जो भी IPL में होम एडवांटेज हर टीम लेना चाहती है, क्योंकि अब सपोज को दिल्ली अगर अपने होम ग्राउंड में खेल रही है तो उनको पता है कि उनकी अगर फास्ट बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ग्रीन विकेट बनाते हैं, थोड़ा हेल्पफुल विकेट बनाते हैं। किसी को पता, अब हैदराबाद अगर आज के टाइम में हम देखें, हैदराबाद की बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा है, तो हैदराबाद क्या करती है, वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाती है, क्योंकि वो 250 भी चेज कर सकते हैं। तो ये सब एडवांटेज हर टीम लेती है अपने होम और अवे मैचेस का। तो ये मेन पॉइंट होता है किसी भी IPL टीम का, या होम और अवे एडवांटेज हर टीम मिलाना चाहती है। प्रदीप को क्या लगता है कि IPL में उनका पोटेंशियल पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ? कुछ जगह, जैसे मैंने आपको IPL में, जैसे मैंने बोला KKR मेरा एक गलत डिसीजन था, 3 साल उन्होंने मुझे रिलीज़ भी नहीं किया। मैंने उनको बोला कि मुझे रिलीज़ कर दो, क्योंकि मेरे को पंजाब से ऑफर था कि पंजाब मुझे बार बार बोल रही थी कि आप हमारे यहाँ पे आओ, उनके पास फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट थी। बट ये हर टीम का प्लान होता है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी रखें। अब मोहम्मद शामी और हम 3 साल तक बैठे ही रहे वहाँ पे। जब रिलीज़ किया, इसके बाद मैं मुंबई इंडियंस गया, उनकी टीम बिल्कुल सेटल थी। तो ये भी आपका राइट टाइम पे लक फैक्टर करता है कि आप जहाँ टीम में जा रहे हो, आपको एटलीस्ट कुछ मैचेस तो चांस मिलना चाहिए, स्टार्टिंग के मैचेस। तो वो बिल्कुल रिग्रेट रहता है कि आपको जिस टीम में जा रहे हो चांस तो जरूर मिलना चाहिए। बॉम्बे टीम बिल्कुल सेटल थी विद फास्ट बॉलर्स, क्योंकि बुमराह बहुत अच्छा कर रहे थे, मलिंगा मेरे टाइम पे खेल रहे थे, और साथ में हार्दिक पांड्या अच्छे ऑलराउंडर थे। तो मैं भी वहाँ 2 साल में बेंच पे बैठा रहा, क्योंकि उनकी टीम बिल्कुल सेटल थी। उन्होंने मुझे एज ए बैकअप लिया था। तो अगर आपको आज टाइम वापस मिले तो कौन सा IPL डिसीजन आप चेंज करना चाहेंगे? खाली एक ही है जो मुझे लगता है, अगर टाइम अगर कभी पीछे जाए तो KKR वाला जो डिसीजन था, मेरा 3 साल मेरे वहाँ खराब हुए, तो मैं किसी ऐसी टीम में जाना चाहता था जहाँ मेरे को खेलने का चांस मिलते। तो अगर मैं प्रूव कर पाता कि हाँ, क्योंकि मैंने 3 साल दिल्ली के लिए बहुत अच्छा करके गया था, और ऑलमोस्ट मैं इंडिया ए और ऑल द सीरीज, सारी जो इंडिया की सीरीज सब मैं खेलता था। तो उसके बाद सडनली मैं 2 साल में उस टाइम पे मैं गायब हो गया था, बिकॉज ऑफ लिमिटेड मैचेस मिले IPL में मेरे को वहाँ पे। रणजी ट्रॉफी मेरे सीजन बहुत अच्छे गए हैं सारे के सारे। जी, रिकॉर्ड अच्छा जी। अच्छा, 2013 का डोपिंग बैन, जब ये खबर आई तो फिर क्या चल रहा था दिमाग में? क्या था वो भी वही KKR में था, क्योंकि KKR में तब मैं गया तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। वही मैंने आपको बोला कि जब मुझे 2014 में बैन लगा, डोपिंग बैन, तो इतनी नॉलेज नहीं थी। 2014-13 13 और 14 के आई थिंक बीच का टाइम है। जी। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया था, तो मैंने अपने यहाँ ट्रेनर से एडवाइस किया। उन्होंने मुझे एक फैट बर्नर दिया, तो उसमें वो बैन था, स्टेरॉइड था उसमें। हाँ जी। तो उसके बाद आई गोट बैन फॉर 18 मंथ। बेसिकली वो 8 महीने भी काउंट किए उन लोगों ने, जब मेरे को सर्जरी होनी थी शोल्डर की। तो
उस टाइम पे मैंने जब हमारी काउंसिल मीटिंग हुई बीसीसीआई से, तो उसमें वाडा एक इसमें एंटी डोपिंग बॉडी है जो देखती है, तो उसमें आई थिंक समवन फ्रॉम द जर्मन थे, उनको हमने रिक्वेस्ट भी की कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं था, बिकॉज मेरे को तो इंजरी हो रखी थी एंड मैं केकेआर में कोई गेम खेला ही नहीं था, क्योंकि आप इसमें दो ही तरीके से डोपिंग में आते हैं कि या तो आप परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप कोई सोल्ट लेते हैं, तो उनको समझाया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, एक लर्निंग के लिए जस्ट हम इनको थोड़ा बंदूक देंगे ही। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी, ये क्या गलती मानते हैं या एक सीख मांगते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको करियर में कहीं ना कहीं पीछे ले गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे पूरा एक कंप्लीट 1 साल मेरा ख़राब हो गया था, क्योंकि आई हैड लैब्रेमटे सर्जरी, मैंने सर्जरी करवाई थी उस टाइम पे शोल्डर की। बट उस टाइम पे फिर हमने यही उनको बताया, बीसीसीआई को भी यही बताया और इवन वाडा को हमने यही बोला कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं था, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड तब होता है तब आप खेल रहे हो और आप कुछ एक्स्ट्रा और नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका पे सडनली आप 150 डाल रहे हैं, तो उनको हमने समझाने की कोशिश की, बट वो एग्री नहीं किए किस कंडीशन पे, तो उन्होंने एक लिमिटेड बैन किया, बट इसमें मैक्सिमम बैन जो 5 ईयर तक जाता है। Okay, आपका 18 मंथ्स का था। अच्छा, सप्लीमेंट्स लेने में आज की तारीख में ये यंग क्रिकेटर्स सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं? सप्लीमेंट में बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनर और जितने भी ट्रेनर्स का गाइडेंस और डाइटिशियन गाइड यही होना चाहिए, कब आपको प्रोटीन स्टार्ट करना है और आपको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है, कितना फाइबर लेना है, रिकवरी पार्ट क्या होंगे, तो ये सब आई थिंक ट्रेनर का बड़ा मैटर करता है। ट्रेनर के साथ आपका डाइटिशियन जो भी है, अभी तो जैसे बीसीसीआई के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हर टीम का ट्रेनर हैं, फिजियोज हैं और साथ के साथ अच्छे डाइटिशियन भी हैं, तो अभी तो बड़ा एडवांटेज है कि प्लेयरों के पास, स्पेशली हमारे टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, डाइटिशियन नहीं मिलते थे हमें जब हमने स्टार्ट किया बेसिकली। अभी तो कंप्लीट गाइडेंस मिलती है कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, एक एथलीट को हाई परफॉर्मेंस एथलीट को कितना प्रोटीन लेना है, कितना फाइबर लेना है, ओमेगा कितना लेना चाहिए, इवन विटामिन टेस्ट होते हैं बॉडी के, आपका विटामिन टेस्ट लेवल क्या है अभी। सो अभी तो बहुत एडवांटेज है, इसलिए परफॉर्मेंस इतनी जल्दी अप एंड डाउन हो रही है अभी एथलीट्स की, क्योंकि आपके पास रिकवरी करने के चांसेस बहुत फास्ट और आपके मौके बैक टू बैक हैं। अच्छा, क्रिकेट जैसे गेम में अगर एक बार लेबल लग गया आप पे, कोई टैग लग गया, वो नेगेटिव है, तो कितना भारी महसूस होता है, कितना मुश्किल हो जाता है कम बैक करना? आई थिंक डिपेंड ऑन टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप दिल्ली के लिए खेल रहे हैं या आप किसी अदर स्टेट के लिए खेल रहे हैं, इसमें दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर टीम की रिक्वायरमेंट, टीम आपको उस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख रही है, नहीं देख रही है, क्योंकि देखो आपने जब भी गलती की आपने किसी भी करियर में, किसी भी फील्ड में, आपको सेकंड मौका तो मिलता ही है 100%। आपको नहीं मिला? मुझे भी मिला, ऑब्वियसली बैन के बाद मेरे को दिल्ली ने खिलाया, इवन मैं कैप्टन रहा दिल्ली का 3 से 4 साल, मैं दिल्ली के लिए कैप्टनसी भी की है, तो मैं दिल्ली को उसके लिए थैंक यू बोला था मैंने। इवन जो अरुण जेटली जी को मैंने, जब अरुण जी थे, तो क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी गलती नहीं है तो हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इवन किसी भी फील्ड में आई थिंक दूसरा मौका जरूर मिलता है, हर एक, और मिलना भी चाहिए। अच्छा, बैन के बाद ये रणजी ट्रॉफी में 32 विकेट लेना, क्या ये सिर्फ कमबैक था या फिर एक साइलेंट आंसर था? बेसिकली मैंने, जब मैं बैन हुआ तो मैंने अपना जो हार्डवर्क टाइमिंग था डबल कर दिया था, इवन ट्रेनिंग टाइमिंग डबल कर दी थी, इवन जैसे रिकवरी टाइम मैंने कम कर दिया था। मुझे पता था कि अब मैं 12 महीने बैन हूँ, मैं जो मेरा टाइम पीरियड बचा हुआ है, तो मैंने रिकवरी को कम किया और मैंने सिर्फ लोड डाला, अपने वर्कलोड बढ़ा दिया था। तो एक तरीके से जो मैंने हार्डवर्क किया था उस बैन टाइम पे, तो उसका मुझे भी खुशी हुई कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। इवन डीडीसी के लोगों ने बोला कि स्ट्रॉन्ग कमबैक है, और मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं था, बैक ऑफ द माइंड, कि मुझे प्रूव करना है कि मैं सबसे बेटर हूँ, और मैंने प्रूव करना है कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, जो भी फॉल्ट मुझे हुई है, इवन विदाउट गाइडेंस मैंने जो किया है, तो उसका मैंने फिर आंसर भी दिया। अच्छा, जूनियर क्रिकेट में करप्शन ज़्यादा होता है, ऐसा प्रदीप सांगवान को क्यों लगता है? आई थिंक जूनियर क्रिकेट, क्योंकि वहाँ मीडिया इतनी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए करप्शन ज़्यादा है। इवन मीडिया के साथ साथ इवन जितने भी सिलेक्शन क्राइटेरिया बने हैं वो बहुत हल्के लेवल के बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी एसोसिएशन हैं जो स्मार्ट, जो अच्छा कर रही हैं। रिसेंटली जितनी भी एसोसिएशन अच्छा कर रही हैं, वो क्या करती हैं, लंबे प्रिपरेशन कैंप लगाती हैं 3-4 महीने, इवन जूनियर लेवल पे भी। तो इसलिए करप्शन ज़्यादा है, क्योंकि शॉर्ट कैंप मतलब करप्शन, तो ये बहुत सारी एसोसिएशन करती हैं और ये रेगुलर हो रहा है। और इवन इसके साथ साथ पैसा भी इन्वॉल्व हो गया बहुत सारी एसोसिएशन में, क्योंकि जो बीच के दलाल हैं इवन इन बिटवीन एसोसिएशन और क्रिकेटर के, जो क्योंकि बहुत सारी फैमिलियों को नॉलेज भी नहीं है
तो एजुकेशन भी नहीं है कि हमारा बेटा खिले कैसे। सो ये एक मेजर पॉइंट है। इसके लिए इवन मैंने पहले भी बोला था, बीसीआई को भी मैंने कुछ लोग मेरे को मिले थे, एंटी करप्शन एक ग्रुप बनना चाहिए जो अगेंस्ट जितने भी एक इस तरह करप्शन होते हैं उस पर एक्शन हो, क्रिकेट और बेटर हो हमारी कंट्री का। ये तो पेरेंट्स पे बहुत प्रेशर बन जाता होगा ना, क्योंकि जिसको नॉलेज ही नहीं है गेम की, जिसने कोच के अंडर छोड़ दिया अपने बच्चे को, या बट अगर इस तरीके से करप्शन है या धांधली है तो ये तो बहुत दुखद है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खाली करप्शन के साथ साथ इवन कोचिंग में भी बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी फैमिली को ये भी नहीं पता कि हमें किस कोच के पास कोचिंग करवानी चाहिए। एटलीस्ट वो लेवल 3 कोच हो या समहाउ कुछ लेवल खेला हो, रणजी ट्रॉफी मिनिमम खेला हो। सो बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि आपका कोच को आप अपने बच्चे को करियर उस कोच के पास खराब कर रहे हैं जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं हमें लेवल ए हमारा क्या है, बच्चे को अंडर 15 कैसे खिलाना है, अंडर 17 कैसे खिलाना है। पता है तो उनको गाइडेंस नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं है। तो वो टाइम पीरियड जो हम बोलते हैं एजुकेशन, वो उसी एजुकेशन का पार्ट है बेसिकली। और जो पैसे का इस्तेमाल होता है सिलेक्शन के लिए, ये कितना सच और कितना मिथ है? क्योंकि इस तरह की बातें बहुत होती हैं, स्पेशली इंडिया और एशियन क्रिकेट में। बहुत है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत आ गया है। बिकॉज क्रिकेट जब से आईपीएल आया है तो हर फैमिली को लगता है कि उसका बच्चा इस लेवल का टैलेंट है, और सबको पता है कमर्शियली आईपीएल बहुत अच्छे लेवल पे चला गया है, जिसमें फीस स्ट्रक्चर अच्छे हैं। तो हर फैमिली को लगता है कि उनका बच्चा इस लेवल पे खेल सकता है, तो वो पैसे देते हैं। इवन जूनियर लेवल पे भी, रणजी ट्रॉफी लेवल पे भी, और रेगुलर ऐसे केसेस पकड़े गए हैं। पीछे भी बड़ा हाईलाइट हुआ था, कुछ ईस्ट के केसेस थे जिसमें इवन चीफ सेलेक्टर्स लेवल के लोग अपफ्रंट आके पैसे मांग रहे हैं कि हमें मिनिमम 25 लाख चाहिए अगर आपको बच्चे पूरे सीजन खिलाना है। तो इसके लिए बीसीसीआई को जरूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा बहुत अगर ऑनेस्टली मेहनत कर रहा है और उसकी जगह ऐसे बच्चे आ जाते हैं तो उससे वो इवन बीसीसीआई का खुद भी नुकसान है बहुत बड़ा। क्या आपको पर्सनली किसी बुकी ने अप्रोच किया क्या? हाँ, ड्यूरिंग द आईपीएल बहुत लोग आते थे, मिलते थे, गिफ्ट्स की बात करते थे। क्योंकि आप जब भी किसी भी फ्रेंड के बर्थडे पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो मल्टीपल लोग आपको कैच करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं 2-3 प्लेयर सेट कर लूँगा या 2-3 प्लेयर से बात कर लूँगा तो मैं फिक्सिंग कर सकता हूँ। ऑन एंड ऑफ हर जगह ऑफर देते हैं। इवन आपको सोशल मीडिया मैसेज भेजते हैं, आपको गिफ्ट्स के बारे में ऑफर करते हैं, आपको इवन स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, हम इस ब्रांड्स के साथ हैं, हम आपको एक्स्ट्रा फंड देते हैं, आपका जो भी आस्किंग रेट है ब्रांड का उससे डबल ऑफर करते हैं। तो मल्टीपल तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है आईपीएल में, तो बुकी और ये सब लोग ऑन एंड ऑफ आपको कहीं ना कहीं से अप्रोच करते ही रहते हैं। तो आप बडिंग क्रिकेटर्स को या यंग क्रिकेटर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर ऐसे कोई अप्रोच करता है तो क्लियर स्टैंड क्या होना चाहिए? आई थिंक अगर कोई भी आपको ब्लैक मार्केट का ऐसा आदमी मिलता है जो बुकी है या वो किसी बैटिंग ऐप से इन्वॉल्व है और आपको कुछ गिफ्ट्स दे के या कुछ भी किसी तरीके से आपको कन्विंस करना चाहता है पैसे की वजह से या कोई ब्रांड दिखा के आपको, बट उसमें आपके अच्छे लॉयर होने चाहिए कि आप ब्रांड के साथ डील क्या कर रहे हो। तो उसमें वही एक एजुकेशन का पार्ट आता है इसमें भी, कि आप कोई भी इंडोर्समेंट करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और आप ऑब्वियसली आपका ड्रीम इंडिया के लिए खेलना है। अगर स्टार्टिंग यंग एज में कोई बच्चा अगर इस तरीके से खो जाता है या ऐसे किसी कारण से अगर वो किसी ट्रैक पे गलत ट्रैक चलाता है, उसका कैरियर उसका कैरियर खराब ही है आगे लाइफ में। तो मेरी यंग क्रिकेटर से सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है, जब भी मैं अकेडमी में मिलता हूँ तो मैं यही गाइड करता हूँ कि आप अगर आपका ड्रीम है तो आप अपने आप से चीट मत करो। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी अगला सवाल। अगर कोई एक क्रिकेटर गलत रास्ते पर चल रहा है, यंग क्रिकेटर की मैं बात कर रही हूँ, तो सिस्टम उसे बचाता है या फिर करियर तोड़ने की राह पर? इसमें दोनों चीज़ें हैं। अगर जैसे आपने पहले फिक्सिंग देखी है, जैसे पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर उसमें यंग था, उसको फंसाया गया। सलमान बट और मोहम्मद आसिफ जो सीनियर प्लेयर थे उनको पता था कि इसको कैसे कन्विंस करना है। तो बेसिकली इसमें जब भी एंटी करप्शन बॉडी देखती है कि किसी क्या फॉल्ट है, और क्योंकि जब भी आप पकड़े जाते हो ऑन रिकॉर्डिंग सब ट्रैक रहता है, एंटी करप्शन बॉडी के पास भी रहता है। बीसीआई का एक अलग से एंटी करप्शन बॉडी भी है जो ड्यूरिंग द आईपीएल और हर एक स्टेट लेवल पे, रणजी ट्रॉफी लेवल पे काम करती है। तो बेसिकली वो पूरा रिकॉर्ड निकालते हैं कौन किस लेवल पे कितनी फॉल्ट कर रहा है, उस हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाती है। प्रदीप जी, एक क्रिकेटर के लिए फिटनेस के साथ साथ एथलेटिक्स की नॉलेज होना ये कितना इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट की नॉलेज होना?
जिसमें इसमें मेन रोल जो है फिटनेस का आ जाता है, क्योंकि इवन आप अच्छे फिट एथलीट हैं, आज ही जनरेशन में हम विराट कोहली को देखते हैं, रविंद्र जडेजा को देखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, वो अच्छे एथलीट, अच्छे फिट हैं तो अच्छे फील्डर हैं, अच्छी कैचेज पकड़ते हैं। सेम एग्जांपल, अगर आप फिटनेस का रोल एज ए एथलीट, अगर आप अच्छे फास्ट बॉलर हैं तो आपकी अगर फिटनेस अच्छी नहीं तो आप अच्छे फास्ट बॉलर भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट जो मैच का जो लोड है वो 20 ओवर 25 ओवर का लोड भी रहता है, तो वहाँ भी बहुत डिफिकल्टीज आ जाती हैं, आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर अच्छे एथलीट नहीं है तो। फिटनेस ओवरऑल पूरा सिनेरियो आपका चेंज कर देता है अगर आप अच्छे एथलीट हैं तो। और ये रिकवरी साइंस जैसे फिजियो हो गया, इस बात हो गया, रिहैब ने करियर लॉन्जेविटी को कैसे बदला है? इससे मुझे लगता है कि क्रिकेट जितना भी करियर था किसी भी एथलीट का, खाली क्रिकेटर्स नहीं, किसी भी एथलीट के लिए करियर लंबे हो गए हैं, आप रिकवर फास्ट करते हैं। अब सपोज करो हमें किसी को इंजरी होती है, नॉर्मली पहले रिकवरी प्लान नहीं थे, डाइट प्लान्स नहीं थे, तो अभी आइस बाथ है, तो अभी रिहैब प्रोग्राम अच्छे हैं, और हमारे जो फिजियो जो ट्रेनर्स हैं वो बेटर है पहले से, क्योंकि अब वो लेवल 3 लेवल 4 और मल्टीपल कंट्रीज से वो एजुकेशन करके आते हैं, तो उसका एडवांटेज हर एक एथलीट को मिल रहा है। स्पेशली क्रिकेटर्स इसलिए अच्छा डेवलप कर रहा है क्योंकि वो सब क्रिकेटर जल्दी रिकवर और फिट हो पाते हैं। अच्छा, मेंटल हेल्थ पर क्रिकेटर्स कुछ खास खुलकर बात नहीं करते हैं जब प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उन पर। उस पर बीच में मेंटल क्लासेस ये लोग करते थे, जिसमें मेंटल टफनेस एक ग्रुप था जो GMR ने बहुत लंबे टाइम तक किया अपने प्लेयर्स के लिए। इंडिविजुअल टीम्स करती हैं, अभी भी है, वो टीम टू टीम है, इवन अपग्रेड हो गए हैं, इवन पर्सनली भी बहुत लोगों ने किए हैं, पर्सनल मेंटल टफनेस क्लासेस भी करते हैं, जिसमें 1-to-1 क्लासेस में प्लेयर्स बेनिफिट लेते हैं। और इवन एवरीवन नो कि अभी कोई भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो तब उस टाइम पे चैलेंजेस आते हैं प्लेयरों को, एथलीट्स को, कि क्या उसको उस टाइम पे मेंटल टफनेस की रिक्वायरमेंट है। आई थिंक ये इंडिविजुअल हो गया अभी, क्योंकि कंट्री में बहुत स्पेशली क्रिकेट में बहुत बेनिफिट है इस चीज़ का, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको मिडिल क्लास भी मिलती है, इवन आपको एजुकेशन भी है इसमें। तो जब से NCA एक बड़ा ग्रुप ऐड हुआ है, NCA स्टार्टिंग से NCA ने बहुत अपग्रेड किया अपने आप को, और उसका बेनिफिट सब प्लेयरों को मिलता है। तो ये प्रेशर हैंडल करना, इसको लेकर क्या मतलब प्रेशर हैंडल करने के लिए क्रिकेटर्स स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं या अपने रूटीन पर? बेसिकली रूटीन है, अगर आपको परफॉर्मेंस अगर आपको दिखानी है, आपको शो करना है अपने आप को, तो आई थिंक वो रेगुलर आपकी जो स्किल्स हैं उस पर काम कर रहे हो तो आप 90% आप अपना सारा परफॉर्मेंस वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। स्किल्स आपके अगर अच्छे हैं तो बेसिकली जब आप रूट लेवल पे जब जूनियर क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है पूरा करियर। उसमें आप आई थिंक टिल द इंटरनेशनल लेवल फ्रॉम जूनियर लेवल से अगर आपकी रूट्स अच्छे हैं, आप टेक्निकली अच्छे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं मार नहीं खाते। और अगर कोई क्रिकेटर एक बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाता तो उसकी लाइफ और करियर सिक्योरिटी का क्या फ्यूचर होता है? वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। अगर आप एजुकेशन में अगर पीछे रह गए हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है क्रिकेटर के लिए कि अगर वो रणजी लेवल तक भी नहीं पहुंच पाता है। सिक्योरिटी हैं कुछ पार्ट्स में, जैसे एक ONGC, इनकम टैक्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। बट ऑब्वियसली आपका ड्रीम तो कंट्री के लिए खेलना है, एक ड्रीम है, बट बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो नहीं खेल पाते, इवन रणजी लेवल तक भी नहीं आ पाते। तो उनको आई थिंक अपना लेवल एक बार डिसाइड करके और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके अपना करियर की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो सीनियर क्रिकेटर देख के अपना करियर चूज कर लेते हैं। तो सेफ्टी वाइज भी मुझे लगता है एक लाइफ में डिसीजन जरूर लेना चाहिए एक लेवल पे आने के बाद। अच्छा, एक जूनियर एक सीनियर क्रिकेटर का रफली साल भर का खर्चा कितना होता होगा? क्रिकेट आई थिंक अभी वर्ल्ड का मुझे लगता है सबसे एक्सपेंसिव गेम हो गया है, बिकॉज गोल्फ को लोग बोलते थे गोल्फ सबसे, जी, कोचिंग से लेके अगर इक्विपमेंट पे आए तो एक बैट की कॉस्ट 1,50,000 के आसपास है, अच्छे जो A ग्रेड जो विलो होती है। और आई थिंक गोल्फ का किट 5 से 6 लाख में बन जाता है कंप्लीट जो होता है, और साल में आपके 4 से 5 बैट भी टूट सकते हैं। तो आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव गेम अभी क्रिकेट हो गया है बिकॉज ऑफ बैट। अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो
या आप स्पिनर हैं तो आपके लिए ईजी है, अगर आप बैट्समैन हैं तो बहुत एक्सपेंसिव गेम है। जिस लेवल का लेकिन क्रिकेट आपने खेला, कि आपको लगता है कि लाइफ में आप और बेहतर कर सकते थे और बेहतर डिजर्व करते थे, अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है? बिल्कुल। मैं आई थिंक मुझे लगता है कि मैं कंट्री के लिए खेल सकता था, बहुत लंबे टाइम तक भी खेल सकता था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं, कुछ कभी बीसीसीआई ने भी इग्नोर किया है कुछ कुछ मौक़ों पे। जैसे जब मैंने कमबैक किया तो मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था और पंजाब एक फास्ट बॉलर थे, उनको पिक किया मेरे से पहले, उनकी सिर्फ आई थिंक उस टाइम में 14 विकेट थी और मेरी 32 विकेट थी कमबैक टाइम पे। तो इवन जो केकेआर की फोल्ड थी मेरी, मैं केकेआर जो मैंने खुद पिक किया जाने के लिए, तो आई थिंक वही है कि बहुत सारी ऐसी फॉल्ट है जो मैंने भी की हैं। हाँ, आपकी तरफ से भी फॉल्ट्स होगी, बट अभी आपने बोला कि बीसीसीआई ने आपको काफ़ी बार इग्नोर किया है, तो कुछ ऐसा जो आप कहना चाहें, आपके मन की बात हो? बीसीसीआई ने आई थिंक मैंने 2016 से लेके 2019 तक मैंने 145 से ऊपर पेस डाला है रेगुलर, और बीसीसीआई ने जस्ट एज ए आई वाज विद इंडियन टीम 2016 में मैं इंडियन टीम के साथ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पूरी सीरीज में, और उस टाइम पे मैं सबसे तेज बॉल डाला पूरी इंडियन टीम में। इवन बुमराह भी थे, शामी भी थे, भुवनेश्वर कुमार भी थे, तो बहुत सारे लोग थे उस टीम में। बट उस टीम पे आई थिंक मुझे लगता है उस टाइम पे मैं डिजर्व करता खेलने के लिए। उस टाइम पे कोचेज़ की और विराट की बहुत सारी अनिल कुंबले उस टाइम पे कोच थे इंडियन टीम के, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बीसीसीआई में भी प्रॉब्लम चल रही थी। आई थिंक मे बी ये रीज़न हो सकता है कि उस टाइम पे मुझे मौका नहीं मिला, वो 2 साल मेरे ख़राब किए हैं बीसीसीआई ने। बट उस टाइम में मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक खेल सकता था, अगर उस टाइम पे अगर इंडियन टीम पिक करती तो। और अगर आप क्रिकेटर ना होते आज की तारीख में, तो फिर कौन से प्रोफेशन में हम आपको देखते? आई थिंक अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है बेसिकली सब सर्विसेज से हैं, आर्मी से हैं या हरियाणा पुलिस में कुछ लोग हैं, तो आई थिंक मैं भी कहीं ना कहीं सर्विस कर रहा होता। बट मेरे फादर रियल एस्टेट से हैं, तो आई थिंक मे बी मैं हो सकता हूँ वहाँ भी। जी बिजनेस में होता। जी बिल्कुल। अच्छा, इंडिया में हम देख रहे हैं क्रिकेट बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स जो हैं, लीग्स, उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक उसका मेन रीज़न है इंफ्रा। क्रिकेट के आज अगर आप देखेंगे हर मेट्रो सिटी में 2 से 3 स्टेडियम बने हुए हैं, और बाकी स्पोर्ट्स इसलिए इतना ग्रो नहीं कर पा रहे कि उनके साथ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतना फंड बैकअप नहीं है, आई थिंक, जो मुझे लगता है। और साथ ही साथ इवन जिस लेवल पे आज जितना बेनिफिट क्रिकेटर्स को मिलता है, इवन स्पॉन्सर वाइज, इनकम वाइज, तो एक ये मेजर रीज़न ये भी है कि बाकी स्पोर्ट्स उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे जितना क्रिकेट किया है। और आपने रिटायरमेंट तो जल्दी ले ली, बट अनाउंस कर दी, बट अभी आप खुद अपनी लीग भी चला रहे हैं, शायद उसका सीज़न 1 हो चुका है, उसके बारे में अगर बता सकें। जी। हमने ILC रीजनल लीग, इंटरकॉन्टिनेंटल लीग, हमने सीज़न 1 कंप्लीट किया था लास्ट सीज़न। इसका सीज़न 2 हम लोग आफ्टर IPL सीज़न 2 हम लोग प्लान कर रहे हैं देहरादून राजीव गांधी स्टेडियम में। सो मेरा यही प्लान था कि जितने भी रिटायर क्रिकेटर हैं या जितने फिट क्रिकेटर हैं जिनको जितना मौका नहीं मिला है, वो आगे अपने लाइफ में आगे खेलें और अपना करियर बनाएं, बेटर करें वो। और अभी आपने अपना कोई प्रोटीन भी लॉन्च किया है? अभी हमारा एक बहुत जल्दी वाइल्ड कार्ड वेलनेस एक प्रोटीन ब्रांड, सप्लीमेंट ब्रांड आ रहा है, जिसमें हम 4 से 5 रेंज लेके आ रहे हैं, जिसमें प्रोटीन बार, प्रोटीन पाउडर, साथ के साथ क्रिएटिन, और एक हम सी बख्तौन एक लिक्विड लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ एक हम कीड़ा जड़ी जो कोर्डेसेप्स बोलते हैं, हाँ जी, हाँ, नेचुरल आयुर्वेदिक है, और इवन चाइना में तो 2 ग्राम हर ओलंपियन को वो देते हैं। हम चाहते हैं कि बेसिकली हमारी एज ए वाइल्ड कार्ड वेलनेस फैमिली का ये प्लान था कि आगे अच्छे एथलीट्स बेनिफिट लें इस चीज़ का, तो यही हमारा माइंड सेट था कि हम अपना अच्छा ब्रांड डेवलप। वैसे आपने क्रिकेट से बेशक संन्यास ले लिया, लेकिन क्रिकेटर्स के लिए प्यार और उनके लिए काम आप अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कभी भी कोई स्पोर्ट्समैन कोई भी स्पोर्ट छोड़ता है तो स्पोर्ट्स उसके अंदर रहता है हमेशा। वो चाहता है कि स्पोर्ट्स ग्रो करे इंडिया में, इंडिया मल्टीपल मेडल्स लेके आए कंट्री के लिए, और साथ के साथ क्रिकेट भी ऑन एंड ऑफ हर जगह ग्रो करता रहे। क्रिकेट ऑलरेडी इंडिया में इतना है, मैं चाहता हूँ अदर स्पोर्ट्स भी ग्रो करें इंडिया में। प्रदीप, IPL के लिए अभी सिलेक्शन के समय में हमने देखा जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं मिल रही है, तो क्या एक गेम खेलते समय या टीम के चयन को लेकर हमें क्या इन मुद्दों को बीच में लाना चाहिए? आई थिंक ये जिस लेवल की अभी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है KKR टीम को भी,
क्योंकि ये सब होने से पहले ही केकेआर ने उस प्लेयर को पिक कर लिया था। तो मुस्तफिजुर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं। अब ये जैसे हमारा पास्ट में पाकिस्तानी प्लेयरों से भी हुआ है, तो हमने पाकिस्तानी प्लेयर को बैन किया है। अभी हम बांग्लादेश प्लेयरों को बैन कर रहे हैं, बीसीआई। तो आई थिंक बीसीआई को ये लगता है, ये फील होता है, कंट्री को भी ये फील होता है, 100% होना भी चाहिए कि जहाँ आपको बेनिफिट्स नहीं मिले किस कंट्री से, तो वहाँ पे आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों देंगे। अच्छा प्रदीप, इस गेम में बहुत आपसी रस्साकशी भी देखने को मिलती है ना। अभी ये सुनने में आ रहा है कि गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? हाँ, क्योंकि अभी विराट और रोहित शर्मा सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे, तो वो रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कंट्री के लिए इतना किया है, आई थिंक मुझे लगता है कि उनको जब तक वो खेलना चाहें, क्योंकि इतना परफॉर्म किया है उन्होंने और अभी भी रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बीसीआई को जरूर उनके बारे में सोचना चाहिए कि ये अगले वर्ल्ड कप तक खेलें या जब तक वो खेलना चाहते हैं। क्योंकि इतना करने के बाद आप किसी प्लेयर को अगर बैकअप नहीं करेंगे, बैक नहीं करेंगे इस लेवल पे, तो आई थिंक वो बीसीआई का आगे नुकसान ही है खुद ही। अच्छा, बीसीसीआई की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं, या उसमें चीज़ों को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत बार बीसीसीआई पर भी सवाल उठते रहे हैं। हाँ, बीसीसीआई पे बेसिकली ऐसे तो सवाल नहीं उठते, बीसीसीआई पे बेसिकली जो टीम का चयन होता है उस पर सवाल उठते हैं। इसमें पहले भी एक पॉलिसी थी कि जब भी इंडियन टीम का जो भी हेड कोच होगा वो फॉरेनर होगा, क्योंकि बहुत सारे कोचेज होते हैं, अगर वेस्ट से कोच है तो उनको लगता है कि वेस्ट के प्लेयर बेस्ट हैं, नॉर्थ इंडिया से कोई कोच है तो उसको लगता है कि नॉर्थ इंडिया के बेस्ट प्लेयर हैं। तो आई थिंक न्यूट्रल होना चाहिए, जिसमें ये पॉलिसी बनाई भी इसीलिए गई थी कि हम हमेशा से इंटरनेशनल कोचेज रखेंगे जो फेयर सिलेक्शन करें और प्लेयर्स के साथ फेयर करें। तो ये एक आई थिंक ये हमेशा से पहले भी रखा गया है और आगे भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला पार्ट हट जाता है, तो इससे आगे बीसीसीआई को अच्छा एडवांटेज मिलेगा। और अगर कोई क्रिकेट की फील्ड को चुनना चाहता है तो उसे कौन सी एज में कोचिंग लेनी शुरू कर देनी चाहिए उस बच्चे को? आई थिंक अगर बच्चे में टैलेंट है, टैलेंट तो बेसिकली खेलेगा तो पता चलेगा, 13 से 15 साल तक टैलेंट बाहर दिखता है, मैच्योरिटी लेवल। बट स्पोर्ट्स में एक्टिविटी जरूर करवानी चाहिए। मुझे लगता है कि आप बच्चे की चॉइस क्या है बेसिकली वो देखना चाहिए। कुछ बहुत बच्चे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, बट इंडिया में स्कोप नहीं है फुटबॉल का, तो आई थिंक बच्चे से जरूर पूछना चाहिए उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। अगर बच्चे को पसंद है तो आपको स्किल लेवल दिखने लग जाते हैं, एटलीस्ट वो चाहे वो टेनिस बॉल से खेल रहा हो या किसी भी टेप बॉल से खेल रहा हो या प्लास्टिक गेंद से भी अगर घर पे खेल रहा है, तो आपको फील होने लग जाता है। और बच्चे का इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे एजुकेशन को छोड़ने के लिए स्पोर्ट्स को चूज कर लेते हैं, बट एंड में जब वो हार्ड वर्क या लोड बढ़ता है तो उस टाइम पे फिर वो लगता है कि ये फील्ड उनके लिए सही नहीं है। तो अगर पेरेंट्स को लगने लगा कि बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैं ये पूछ रही हूँ मिनिमम एज क्या होती है, राइट टाइम क्या है? राइट टाइम पहला जो अंडर 14 लेवल होता है डेली, कोई भी मतलब इवन किसी लेवल के लिए खेलते हो, आज के टाइम में अंडर 16 लेवल बन गया है वो। सो अगर आप स्टार्ट करते हैं जूनियर क्रिकेट से तो आप सारे लेवल अचीव कर पाएंगे। 16 के बाद अंडर 19 है, अंडर 19 के बाद 23 है, फिर रणजी ट्रॉफी है, तो आप सब लेवल अचीव कर पाएंगे। आई थिंक पहला आपको यही गोल होना चाहिए किसी क्रिकेटर का कि उस 16 जरूर खेलना उसको। तो आपको मिनिमम 10 साल के आसपास आपको जरूर स्टार्ट करना चाहिए, 10 से 11 साल के आसपास, अगर आपको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है या आपको कोई भी स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि उसी टाइम पे आपके स्किल्स क्लियर होंगे तो आप उस 16 एज तक आप खेल पाएंगे। प्रदीप जी, वैसे बहुत अपसेटिंग है ये कि अपने साथ के खिलाड़ी जिनके साथ हमने शुरू किया हो मैच खेलना, वो आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए और हम अर्ली रिटायरमेंट भी हमने ले ली। शायद 2013 भारी पड़ गया आप पे, मुझे ऐसा लगता है। 2013, हाँ कह सकते हैं कि उस वो टाइम मेरे लिए, जैसे मैं केकेआर का डिसीजन मेरा गलत रहा, मैं वहाँ गया, वो स्लो विकेट थी वहाँ पे, बेसिकली स्पिनर ज़्यादा खेलते थे। उसके साथ मुझे बैन भी उसी के बाद 2014 में मेरे को बैन भी हुआ उसी टाइम पीरियड में। सो आई थिंक वो मुझे लगता है कि मेरे करियर का गलत डिसीजन था। आप सोच के भावुक नहीं हो जाते? वो कभी बैक ऑफ द माइंड आता है तो ऑन ऑफ सोचता हूँ कि हाँ कि ये फॉल्ट्स मैं कभी, इवन मैंने बोला है कि आपको अच्छे मेंटोर होने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको पता हो कि किस टीम में आप अच्छा कर पाओगे और कहाँ जाना चाहिए। आई थिंक उस टाइम पे अगर मैं किसी सीनियर प्लेयर से एडवाइस कर लेता तो आई थिंक आज मैं भी कहीं इस ओवर लेवल पे होता, क्योंकि आपके वो 3 साल उस यंग एज में बहुत इंपॉर्टेंट थे।
तो अब मुझे लगता है कि वो मेरा एक गलत डिसीजन था 2013 में KKR में जाना। प्रदीप की फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में बड़े भाई हैं, मेरी सिस्टर हैं, 2 नेफ्यूज़ हैं, वो भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, अच्छा कर रहे हैं बहुत। अभी एक अंडर 16 खेले थे, तो मैं चाहता हूँ कि आगे जितना मेरा ड्रीम था या मेरे बड़े भाई का सॉरी आप ही तैयार कर रहे हो उन्हें? बिल्कुल, मैं उनको गाइड भी कर रहा हूँ, मैं उनका ट्रेनिंग भी सारा मैं ही पूरा मेंटोरशिप पूरा मैंने अपने हाथ में ली है। तो वही मैंने बोला कि चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आगे अपने अपने फ्यूचर में वो गलतियाँ ना करें और जल्दी वो सब अचीव करें जो मैं नहीं कर पाया। अच्छा प्रदीप जी, शादी नहीं की प्रदीप? मेरी शादी अभी 2 साल पहले हुई है बेसिकली, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा क्रिकेट पे था, तो आई थिंक मैं वहाँ पे उस टाइम पे ये सब प्लान नहीं कर पाया था। कहीं भी डिस्क्लोज नहीं है कि प्रदीप मैरिड है? हाँ, बिकॉज मैं चाहता नहीं कि सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा हाँ जी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखा जाए, और क्योंकि मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ कि नज़र और सब चीज़ें लगती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो मुझे लगता है कि इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। 2 साल से हम लोग 2 साल पहले मेरी शादी हुई, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो प्रदीप सांगवान की IPL की अगर हम टीम की बात करें तो सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? अगर आप खेलना चाहें तो आज कौन सी टीम का हाथ थामेंगे? फेवरेट टीम मैं 5 टीमों से खेला हूँ। फेवरेट तो सारी टीमें IPL में जो भी जितनी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, बट मुझे लगता है कि अगर जो मैं खेलना चाहता था, MS धोनी जो स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं, जो 5 टाइटल जीत के बैठे हुए हैं और जिन्होंने कंट्री के लिए इतना अचीव किया है। मुझे एक लाइफ में रिग्रेट रहता है कि मैं MS धोनी के पास खेलता, उस टीम में खेलता, उनके अंडर खेलता, तो आई थिंक मुझे भी अच्छे मेंटोर मिलते। तो हर फास्ट बॉलर या हर किसी क्रिकेटर का ड्रीम रहता है कि उनको अच्छा मेंटोर मिले। जैसे MS धोनी ने मल्टीपल प्लेयर को बेनिफिट दिए हैं और बनाए हैं, जिसमें मैं आपको ऑन स्क्रीन रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, मोहित शर्मा, जो स्टार्टिंग एज में, यंग एज में इतने अच्छे नहीं थे, और आई थिंक उनकी स्किल्स में, उनकी नॉलेज के साथ साथ वो इतना ग्रो कर पाए और इतना लंबा खेले। तो एक मुझे लगता है कि CSK ऐसी टीम है। आई थिंक मुझे क्या, हर क्रिकेटर लगता है कि ऐसा मेंटोर हर आदमी को मिले। कुछ नहीं पता, समय का चक्र ऐसा घूमता है, क्या पता हम प्रदीप सांगवान को आने वाले समय में एक बड़ा कोच देखें। बिल्कुल, मैंने भी ये प्लान किया है कि मैं आगे कोचिंग लेवल पे इन्वॉल्व हूँ। कि मैंने DDCA में भी, बिकॉज अभी मेरा कूलिंग पीरियड है, आप रिटायरमेंट के 3 साल तक आप कोचिंग नहीं कर सकते। तो आई थिंक आफ्टर 1 ईयर मेरा वो कूलिंग पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं भी अप्लाई करूँगा मल्टीपल स्टेट्स के लिए और IPL कोचिंग के लिए। तो होपफुली मैं आगे कंट्री को अच्छे प्लेयर दूँ, अच्छे एथलीट दूँ। थैंक यू सो मच प्रदीप, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।